बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर में हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से स्टार्ट में कुछ कैलकुलेशन की डिवाइसेस यूज़ होती रही हैं, जैसे अबेकस है, नेपियर बोन है, डिफरेंस इंजन है, मार्क 1 है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो हैं वो 1940 से लेकर 1956 तक यूज़ होते रहे। ठीक है, जो इनमें मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ होती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, तो ये सारी करैक्टरिस्टिक्स जो है नीचे आपको ये याद होनी चाहिए। पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन को कंपेयर करें या फर्स्ट को और थर्ड को कंपेयर करें, या थर्ड जो है वो ज़्यादा अच्छी क्यों है फर्स्ट से। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो है उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती रही हैं। उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो स्लो थी। ठीक है, वो कंप्यूटर स्लो परफॉर्म करते थे। उनकी जो मेमोरी थी वो भी कम थी। साइज में बहुत बड़े थे ये कंप्यूटर और पूरे रूम्स जितनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते थे। अब साइज बड़ा था तो कॉस्ट भी ज़्यादा थी और अनरिलायबल थे, यानी कि उन पे इतना एतमाद नहीं किया जा सकता था कि ये जो हमारे लिए काम कर रहे हैं ये ठीक हैं या नहीं है। अब साइज बड़ा था तो जाहिर सी बात है कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करते होंगे और फिर ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते होंगे। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं ये कुछ ना कुछ जो है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। इवन मैकेनिकल डिवाइसेस भी हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो ये रूम जितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे तो ये हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। इनकी जो इनपुट थी वो हम पंच कार्ड के ज़रिए इनको दिया करते थे। ठीक है, और जो आउटपुट है वो वाया इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स हमें मिल जाया करती थी। उसके बाद जो लैंग्वेज इनमें यूज़ होती थी वो थी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में लैंग्वेज होती है और जो ह्यूमंस हैं वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए इसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये सारी दूसरी लैंग्वेज होती है। जो बाकी लैंग्वेजेस होती हैं वो तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे C++ है या जावा है, पाइथन है, ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कुछ एग्जांपल्स क्या हैं इनकी। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो एग्जांपल है वो ये ENIAC, UNIVAC 1, IBM 604, मार्क 1 एंड EDSAC। तो 3 एग्जांपल अगर आप लिख देंगे और 4-5 पॉइंट्स करैक्टरिस्टिक के लिख लेंगे तो शॉर्ट के लिए ये बहुत अच्छा एक आंसर बन जाएगा, या अगर 5 मार्क्स का भी आता है तो भी एक अच्छा आंसर बन जाएगा। ठीक है, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो कब से कब तक यूज़ होती रही है? 1956 से 1963 तक। ठीक है, जो अब मेन टेक्नोलॉजी थी इसमें वो ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे थे। जैसे पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी फर्स्ट जनरेशन में, इसी तरह सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ होने लग गए थे। अब ट्रांजिस्टर जो हैं वो ज़्यादा फास्ट भी हैं, ज़्यादा रिलायबल भी हैं, साइज़ में भी कम हैं, कॉस्ट में भी कम है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें फिर अप्लाई होंगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ? ट्रांजिस्टर्स के साथ। तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा अच्छी हुई है, यानी कि कम इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा परफॉर्म करने लग गए हैं और ओवरऑल सारे रिसोर्सेज जो हैं वो कम हुए हैं, आउटपुट ज़्यादा अच्छी हुई है। ट्रांजिस्टर को यूज़ करने से कंप्यूटर का साइज जो है वो रिड्यूस हुआ है, उसकी स्पीड अच्छी हुई है और मेमोरी भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, ज़्यादा रिलायबल हुए हैं, यानी कि अब ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, कैलकुलेशन भी अच्छी कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, यानी कि कम पैसों में आपको अब अच्छी चीज़ मिल रही है। इनपुट आउटपुट जो है वो उसी तरह से पंच कार्ड पे है, मैग्नेटिक टेप्स भी ऐड हो गई हैं, अब मैग्नेटिक डिस्क और प्रिंटर्स भी ऐड हो गए। अब यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज यूज़ हो रही है। उसमें क्या था? मशीन लैंग्वेज था। असेंबली लैंग्वेज जो है वो एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज थोड़ी ईजी है। ठीक है, उसमें कुछ निमोनिक्स यूज़ होते हैं 0-1 की जगह, जैसे MOV, ऐड, सब, इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अभी आप लोगों के लिए वो नहीं है, जब टॉपिक में आएंगे तो फिर हम पढ़ेंगे। अभी आप इसको एज करेक्टरिस्टिक याद रखें। ठीक है, कि इसमें असेंबली लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है। और असेंबली लैंग्वेज के साथ साथ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि फोर्ट्रैन है, कोबोल है, ये भी सेकंड जनरेशन में यूज़ होती रही हैं। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो ह्यूमन ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है,
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में हमने पढ़ा कि मशीन लैंग्वेजेस यूज़ होती थी। मशीन लैंग्वेजेस जो हैं वो प्योर बाइनरी फॉर्म होती है 0-1 की, उसको ह्यूमन जो है वो अंडरस्टैंड इजीली नहीं कर सकते। उसके बाद हमने पढ़ा असेंबली लैंग्वेज जो है वो प्रोग्रामिंग पर्पसेस के लिए सेकंड जनरेशन में यूज़ होती रही। असेंबली लैंग्वेज जो है वो एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज ईजी है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि उसमें 0-1 की जगह कुछ निमोनिक्स यूज़ होते हैं जैसे ऐड वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, साथ ही साथ हमने पढ़ा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो भी इसमें यूज़ होती रही हैं, जैसे फोर्ट्रैन है, कोबोल है। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि वो इंग्लिश से बहुत क्लोज होती हैं। ठीक है, अच्छा, जो एग्जाम्पल हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की वो है यूनिवैक 2, IBM 7030। अब उसमें क्या था, फर्स्ट जनरेशन में यूनिवैक 1 था और IBM 604 था, लेकिन यहाँ पे IBM 7030 आ गया। फिर GE 635 एंड CDC 1604 कंप्यूटर जो हैं वो एग्जाम्पल हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के। तो ये पॉइंट्स आपने सारे याद करने हैं कि फर्स्ट में क्या था, सेकेंड में क्या था, और आप देखते हैं कि थर्ड में क्या है। ठीक है, अच्छा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो हैं वो 1963 से 1971 तक यूज़ होते रहे हैं। जो मेन टेक्नोलॉजी इनमें यूज़ हुई है वो है IC चिप्स, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड IC यूज़ करने से क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर की स्पीड बहुत अच्छी हुई और मेमोरी भी बहुत अच्छी हुई एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हुई, साइज़ जो है वो कम हुआ, कॉस्ट इफेक्टिव हुए, यानी कि कम पैसों में ज़्यादा अच्छी चीज़ मिली, और ज़्यादा रिलायबल हुए एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमेशा जब आपको कहा जाए फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, तो फर्स्ट के आपने ड्रॉबैक्स बताने यानी कि नुकसानात बताने, और थर्ड के फ़ायदे बताने। जब आपको सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करने का कहा जाए तो आपने जो थर्ड है, जो लेटेस्ट है, उसके फ़ायदे बताने हैं, सेकेंड जो है उसके ड्रॉबैक्स बताने हैं। ठीक है, और मोस्टली यही चीज़ें चल रही हैं कि साइज़ जो है वो कम हुआ है, मेमोरी इंक्रीज़ हुई है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हुए हैं, ज़्यादा रिलायबल हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपने बतानी हैं। ऑलमोस्ट सब में सेम ही है, बस टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो चेंज है, वो आपने याद रखनी है। अब जो सेकंड और फर्स्ट है उनमें हम इनपुट आउटपुट जो है वो प्रिंटर से या पंच कार्ड से और कार्ड रीडर से लिया करते थे। ठीक है, पंच कार्ड रीडर से, दूसरे वाले कार्ड रीडर नहीं। लेकिन थर्ड जनरेशन में क्या आ गया, कीबोर्ड और मॉनिटर आ गए। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो अब स्पीड में अच्छे थे, फास्ट थे, तो ये मल्टीपल एप्लीकेशन को एक टाइम पे रन कर सकते थे, यानी कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा चीज़ें हम ओपन कर सकते थे। जैसे आपने यूट्यूब भी खोली हुई है और दूसरी तरफ आपने फेसबुक भी खोली हुई है, तो ऐसे काम जो है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो कर सकते थे। उसके बाद चलते हैं कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से इसमें आते हैं। तो IBM सिस्टम 360 या CDC 3300 और CDC 6600 कंप्यूटर जो है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल है। उसके बाद है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1971 से अब तक प्रेजेंट में भी यूज़ होते आ रहे हैं। अब जो इनमें मेन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो है माइक्रो प्रोसेसर, जैसे Core i3 है, Core i7 है, डुअल कोर है, Core 2 है, ये आपने सुने होंगे। आजकल के जो लैपटॉप्स हैं वो भी यही होते हैं। ठीक है, तो इनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही बन जाएगा कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनका साइज़ मज़ीद रिड्यूस हुआ है और अब इनको हमने कह दिया माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, थर्ड जनरेशन से भी ज़्यादा रिड्यूस हो गया इसका साइज़। अच्छा जी, स्पीड जो है वो बहुत अच्छी है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लार्ज है, और एडवांस्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो हैं इनके साथ यूज़ होती रही हैं। साइज़ जो है वो स्मॉल है, रिलायबिलिटी हाई है, कम पावर कंज्यूम करते हैं और अफोर्डेबल हैं, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, अब फोर्थ जनरेशन में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ क्या आ गया, GUI आ गया, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का क्या मतलब है कि आप कंप्यूटर से किस तरह कितने इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव वे में इंटरेक्ट करते हो। जैसे सिंपल टेक्स्ट लिखा हो और एक जगह पे अच्छे से आइकन्स यूज़ हो रहे हों, जैसे माय फोल्डर है उसके ऊपर आइकन बना हुआ है, कोई भी एप्लीकेशन है उसका आइकन बना हुआ है, बटन्स बने हुए हैं, तो इसको कहते हैं, ये क्या है, GUI, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। सादा सादा टेक्स्ट नहीं है, बल्कि थोड़ा सा इन्हेंस्ड आपका इंटरेक्शन होता है कंप्यूटर के साथ इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस।
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता था, जैसे कि यूट्यूब है, आप एट अ टाइम विजुअल भी देख रहे हो, टेक्स्ट भी डिस्प्ले हो रहा है और साथ में साउंड भी आ रही है, तो ये हो जाएगा मल्टीमीडिया। ठीक है, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट करते थे। अच्छा, इनमें क्या था कि मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, जैसे कि विजुअल बेसिक है, C++ है, जावा है, पाइथन है, जिनकी मदद से हम बहुत अच्छी जो हैं वो एप्लीकेशंस, ऐप, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ये जो जावा है इसको हम चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम जावा को HTML के साथ लिंक कर सकते हैं, साथ में CSS भी पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आप लोग। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में जो है वो पोर्टेबल यानी कि जिनको आप अपने साथ कैरी कर सकते हो इजली, वायरलेस डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट यूज़ होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, पेंटियम सीरीज़, जो इंटेल के पेंटियम सीरीज़ हैं, डुअल कोर, कोर टू डू, कोर i3, i5, i7, AMD एथलन। ठीक है, और जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं वो क्या है, IBM थिंकपैड सीरीज़ है, HP पेविलियन सीरीज़ है, डेल इंस्पिरन सीरीज़ है। ये सारे नाम वही हैं जो आप लोगों ने सुने हुए हैं। ठीक है, अपने लैपटॉप्स भी खोल के देखें तो वो इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, एप्पल मैकबुक प्रो है, मैकबुक एयर सीरीज़ है, ये सारी जो हैं एग्जांपल्स हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। इसके बाद आई फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो बहुत ही एडवांस है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज़ किया गया है, यानी कि AI को यूटिलाइज़ किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाती हैं, कौन सी मशीन्स हैं, रोबोट्स आ जाते हैं जिनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सीखते हैं, उनमें सोचने की सलाहियत भी है, वो इनोवेट कर सकते हैं, यानी कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो नेचुरल तो नहीं है जैसे अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन वो छोटी मोटी इस तरह की चीज़ों को इम्प्रूव वगैरह करने की सलाहियत रखते हैं, रीज़न दे सकते हैं और प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली और इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप ChatGPT को या इस तरह के बाकी जो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे इंटरेक्शन करते हो, उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हो। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट करते हैं, यानी कि एक टाइम पे बहुत सारे टास्क जो हैं वो साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पर कर सकते हैं, चाहे वो जो टास्क हैं वो कितने ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, बहुत ही आसानी के साथ और एक्यूरेटली वो उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हैं उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, AI से बातें भी कर सकते हो। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ है? NLP को अंडरस्टैंड और डेवलप करके। NLP जो है वो ऐसी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो हेल्प करती है कंप्यूटर को कि वो ह्यूमन की बातों को समझ सकें और रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, फिर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया, यानी कि कंबाइन किया गया, इंटीग्रेट किया गया किनके साथ, ES के साथ, एक्सपर्ट सिस्टम के साथ। ES जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं या कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह एक्ट करते हैं, और ख़ाली ह्यूमन की तरह एक्ट नहीं करते बल्कि ह्यूमन जो एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के, जैसे डॉक्टर्स हैं, सर्जरी कर सकते हैं, सर्जरी के एक्सपर्ट हैं, कोई इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा है, तो इस तरह की स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर जो हैं वो रोबोट्स जो हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनमें ऐसे फीचर हैं जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ अपने ऑनर की ही आवाज़ से खुलते हैं। ठीक है, एंड गेस्चर बेस्ड कंट्रोल्स, जैसे आप अपने हाथ से कोई स्पेसिफिक इशारा करते हो तो आपका मोबाइल जो है वो ओपन हो जाता है, कैमरे के थ्रू या किसी सेंसर के थ्रू वो जज कर रहा होता है। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन में ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हुई हैं। तो ये सारी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये आपको आनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि इनके नोट्स बना के आपको दे दूँ, या वैसे भी आप एक पेपर पेन लें और पॉइंट्स को नोट करते जाएं। ज़रूरी नहीं है कि ये आप ऊपर से लेकर नीचे तक सारा याद करो, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप इसमें से निकाल लो और अच्छे से नोट्स आपके बन जाएंगे। वही आप एग्ज़ाम में लिखोगे, इंशाल्लाह कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।